हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ बर्न मैनेजमेंट एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ बर्न लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बर्न का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम बर्न की मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम बर्न वाले पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। और मैनेजमेंट डिवाइडेड है फेजेस में, जिसमें हमारे पास 3 फेजेस आ जाते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो इसके लिए एक निमोनिक आप याद रख लें, ईयर का ई स्टैंड करता है इमरजेंसी, A stand for acute phase and R stand for rehabilitative phase। तो ये तीनों फेज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले फेज है हमारे पास इमरजेंट फेज। इमरजेंट फेज बर्न के बाद 24 आवर से 48 आवर तक होता है। और इसमें इमरजेंट फेज में ऑनसेट ऑफ इंजरी से लेकर रिस्टोरेशन ऑफ कैपिलरी परमिएबिलिटी तक इमरजेंट फेज चलता है। अब इमरजेंट फेज की अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स लीकी हो जाती हैं। और लीकी ब्लड वेसल्स होने की वजह से प्लाज्मा लेवल इंट्रावास्कुलर स्पेसेस से लीव करती है, जिसमें एल्ब्यूमिन और सोडियम का फ्लो होता है। उसके अलावा जो फ्लूइड है वो शिफ्ट करता है इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ की तरफ फ्रॉम इंट्रावास्कुलर स्पेस। अब इन दोनों कंडीशन की वजह से बॉडी में एडिमा आकर होती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड था वो ब्लड से निकलकर बाहर इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में आ गया है, जिसकी वजह से एडिमा आकर हो गई है बॉडी में। देन ये दो कंडीशन लीड करती है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट इन द इंट्रावास्कुलर स्पेस, क्योंकि इंट्रावास्कुलर स्पेस से जो नॉर्मल फ्लूइड था वो अब लीव करके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला गया है, जिसकी वजह से इंट्रावास्कुलर स्पेसेस में फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, जिसमें इंट्रावास्कुलर स्पेसेस में फ्लूइड की कमी हो जाती है। अब अगर बात करें इमरजेंट फेज के वाइटल साइंस की, तो वाइटल साइंस यहाँ पर हमें किस तरह के मिलेंगे। पहले तो पल्स रेट इंक्रीज मिलेगा बिकॉज ऑफ हाइपोवोलीमिया, ब्लड प्रेशर डिक्रीज मिलेगा और कार्डियक आउटपुट आल्सो डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का अमाउंट है वो कम है। अब ये तीनों साइंस इंडिकेट करती हैं हाइपोवोलेमिक शॉक को। हाइपोवोलेमिक शॉक में ब्लड में वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक अगर होता है, जिसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं, जो कि वॉल्यूम या फिर फ्लूइड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में हमें ये 3 साइंस मिलती है: इंक्रीज पल्स रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। उसके अलावा यूरिन आउटपुट भी हमें डिक्रीज मिलता है, क्योंकि इंट्रावास्कुलर स्पेसेस में फ्लूइड कम है। दैट्स वाई किडनीज की तरफ परफ्यूजन कम है। अगर किडनीज की तरफ परफ्यूजन कम होगी तो जो किडनीज है वो ब्लड को इतना फिल्टर नहीं करेगी, जिसके रिजल्ट में यूरिन की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो अल्टीमेटली इन डिक्रीज यूरिन आउटपुट मिलेगा। देन लेब्स की बात करें तो जब हम लेब्स करवाएंगे उस पेशेंट की इमरजेंट फेज के दौरान हमें पोटेशियम का लेवल इंक्रीज मिलेगा, आल्सो हेमाटोक्रिट लेवल इंक्रीज मिलेगा। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो इसकी वजह से जो ब्लड है वो डेंस हो गया है, थिक हो गया है, जिसकी वजह से हमें हेमाटोक्रिट लेवल इंक्रीज मिलेगा। उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स हमें डिक्रीज मिलेंगे एंड ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और केराटिनिन हमें इंक्रीज मिलेंगे बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये हमें वाइटल्स मिलेंगे लेब्स में। देन बात करते हैं नर्सिंग कंसिडरेशंस की। इमरजेंट फेज में नर्स का क्या रोल होना चाहिए उस बर्न वाले पेशेंट को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले हम IVSS को इस्टेब्लिश करेंगे, प्रेफरेबली 2। और उसके अलावा आपने ABCs के बारे में थिंक करना है, क्योंकि इमरजेंट फेज में हमने एयरवे, ब्लड और उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में देखना होता है। देन फ्लूइड्स हम एडमिनिस्टर करेंगे, जिसमें लैक्टेटेड रिंगर्स अप्लाई करेंगे और क्रिस्टलॉइड्स हमने डिस्कस किए थे, कोलाइड्स और क्रिस्टलॉइड्स। कोलाइड्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्रिस्टलॉइड्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसमें सोडियम क्लोराइड्स आ जाते हैं, पोटेशियम वगैरह, और कोलाइड्स में एल्ब्यूमिन वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गई। तो क्रिस्टलॉइड्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये मिनरल्स फ्लूइड्स में देकर हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे और पार्कलैंड फार्मूला को यूज़ करके हम उसको फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। देन फोलेक कैथेटर को मॉनिटर करेंगे। उसके अलावा यूरिनरी आउटपुट
और इनपुट को मॉनिटर करेंगे। हमारा गोल क्या है? गोल ये है कि 30 ml पर आवर तक हमें यूरिन आउटपुट मिलना चाहिए। देन आल्सो दूसरा गोल क्या है? एडिमा को भी डिक्रीज करना है, क्योंकि सारा फ्लूइड बाहर चला गया है तो उस फ्लूइड को हमने वापस इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस में लाना है, जिसकी वजह से एडिमा डिक्रीज हो जाएगी। आल्सो एडिमा को डिक्रीज करने के लिए हम एलिवेट करेंगे एक्सट्रीमिटीज़ को अबव हार्ट लेवल, जिसकी वजह से एडिमा डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ बर्न मैनेजमेंट, जो कि इमरजेंट फेज था। देन सेकंड फेज आता है इसके बाद, जिसको हम एक्यूट फेज बोलते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 48 आवर से 72 आवर आफ्टर बर्न अनटिल वुड वाउंड हैव बीन हील्ड, जब तक वाउंड जो है वो हील ना हो जाए। और दूसरी बात करें तो कैपिलरी परमिएबिलिटी यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाती है। तो कैपिलरी परमिएबिलिटी स्टेबलाइज होने के बाद वुंड क्लोजर तक एक्यूट फेज चलता है, जिसका टाइम पीरियड है 48 से 72 आवर्स आफ्टर बर्न। अब यहाँ पर एक्यूट फेज की अगर पैथो की बात करें तो कैपिलरी परमिएबिलिटी रिस्टोर हो गई है, जो कि क्या लीड करती है? बॉडी को डायूरेसिंग तक ले जाती है। यानी डायूरेसिंग का मतलब है बॉडी का जो यूरिन की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इमरजेंट फेज में यूरिन की प्रोडक्शन कम थी, लेकिन हमने उसको ठीक किया तो अब ये क्या किसको लीड करेगी? बॉडी डायूरेसिंग, यानी यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑल द एक्सेस फ्लूइड दैट शिफ्टेड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल टिश्यूज शिफ्ट बैक इनटू द इंट्रावास्कुलर स्पेस। अब ये यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में और इंटरस्टिशियल टिश्यूज में फ्लूइड गया था वो वापस इंट्रावास्कुलर स्पेसिस में आ गया है। दैट्स वाई किडनीज की तरफ ब्लड का अमाउंट ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर गोल्स क्या हैं? एक्यूट फेज में हमारे जो गोल्स हैं, पहला गोल है प्रिवेंट इन्फेक्शन। हमने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, जिसमें हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक थेरेपी को स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा इंश्योर करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसमें कैलोरीज़ की नीड उनको ज़्यादा होती है तो हम कैलोरीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे। प्रोटीन एंड विटामिन सी प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी जो हीलिंग है वो प्रमोट हो। उसके अलावा पेन को कम करेंगे, पेन मेडिसिन्स देकर, और वुंड की केयर करेंगे, जिसमें हम प्री मेडिकेट बिफोर वुंड केयर एंड डेब्रीमेंट और ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें जहाँ पर पूरी स्किन जल जाती है तो दूसरी स्किन का पार्ट उठाकर हम उस जले हुए हिस्से पर लगाते हैं, ग्राफ्ट करते हैं, जिसके बाद जो स्किन है वो हील हो जाती है, यानी जो वहाँ पर वुंड होता है वो हील हो जाता है। तो ये सारे गोल्स हैं जो हमने एक्यूट फेज में करने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन, यानी एक्यूट फेज में एज ए नर्स आपका क्या रोल है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीनल डायूरेसिस इज हैपनिंग। अब इस कंडीशन में डायूरेसिस हो रहा है, यानी यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो हमने उसको मॉनिटर करना है। उसके अलावा हमने फोले कैथेटर को मॉनिटर करना है, जिसमें हम यूरिन का जो आउटपुट है वो हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कितने टाइम के बाद कितना यूरिन बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो रहा है। तो पहले हम रीनल यानी किडनीज को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी की। तो पॉसिबली इंट्यूबेशन अगर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस अगर हुई है तो हम करेंगे। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल्स की बात करें तो सिंस द क्लाइंट इज इन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, क्योंकि उसको वॉल्यूम की डेफिशिएंसी है, देयर इज डिक्रीज परफ्यूजन टू द स्टमक की तरफ जो ब्लड की सर्कुलेशन यानी परफ्यूजन है वो कम हो रही है बिकॉज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। तो इसके रिजल्ट में उस पेशेंट को पैरालिटिक इलियस यानी जो इलियस स्मॉल इंटेस्टाइन्स वहाँ पर पैरालिसिस हो सकती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, और कर्लिंग अल्सर्स हो सकती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। मेडिकेशंस यूज़ करेंगे टू डिक्रीज चांसेस ऑफ अल्सर, जैसे कि H2 हिस्टामीन्स ब्लॉकिंग एजेंट, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लेवल को डिक्रीज करते हैं। उसके अलावा बावल साउंड्स को मॉनिटर करेंगे एंड दे में नीड एनजी ट्यूब फॉर सक्शनिंग के लिए एनजी ट्यूब को भी उनको नीड हो सकती है एक्यूट फेज में। तो ये सारी नर्सिंग कंसिडरेशन है इन एक्यूट फेज। तो ये सेकंड फेज था। उसके बाद बात करते हैं थर्ड फेज, जिसको हम रिहेबिलिटेटिव फेज बोलते हैं। अब रिहेबिलिटेटिव फेज में बर्न जो है वो हील हो जाते हैं, और जो पेशेंट है वो फंक्शनिंग मेंटली और फिजिकली फंक्शन करता है, यानी उनकी जो फंक्शनिंग है वो वेलबींग हो जाती है।
अब इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इसको वीक्स भी लग सकते हैं और ईयर्स भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो बर्न की इंजरी की डेप्थ है वो कितनी है। ओके, तो यहाँ पर रिहेबिलिटेटिव फेज में हमारे पास जो पेशेंट का वुंड है वो हील हो जाता है। बात करते हैं इसकी रिहेबिलिटेशन की, तो यहाँ पर जो गोल है हमारे पास, उसको साइको सोशली सपोर्ट करना है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ है उनको प्रमोट करना है, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ऑक्यूपेशनल थ्योरीज और कॉस्मेटिक कोरेक्शन करवाएंगे, जिसमें हम उनको बताएंगे कि कौन कौन से कॉस्मेटिक्स आप अपनी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्किन बर्न होने की वजह से कोई भी क्रीम्स वगैरह वो अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर सकता। तो ये सारे गोल्स हैं जो हम उस पेशेंट को बताएंगे। सो this was the whole about the management of burn. फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम बर्न की रिससिटेशन और फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।